आधुनिक जगत और खासकर डेमोक्रेसी की एक देन ये है कि हम ग्रेटनेस को भूल गए हैं। सब चीज़ बराबर है, सब चीज़ समान है। तो पुरातन समय में ग्रेटनेस की अपनी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। श्री अरविंद यहाँ तक कहते हैं कि यदि भगवान, किसी ने पूछा कि भगवान एक व्यक्ति जो उतना अच्छा नहीं है लेकिन ग्रेट है, भगवान उसको अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं? श्री अरविंद कहते हैं व्हाई नॉट, ही केयर्स फॉर ग्रेटनेस। अगर वो ग्रेटनेस के थ्रू उनका काम हो तो क्यों नहीं। और इसका एक उदाहरण आधुनिक जगत में विंस्टन चर्चिल था। चर्चिल को अगर हम मॉरल मापदंड पे देखें तो कहीं से भी वो सही नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना डिवाइन का और उनके वर्क का। तो अभी हम लोगों ने ग्रेटनेस को केवल एक सीमित वर्च्यू और सीमित वाइस उसमें हमने घेरे में बांध दिया है, और धीरे धीरे से निकलेंगे। पार्टली एक क्रिश्चियन थॉट और ऊपर से गांधीयन थॉट, तो हर तरह का वायलेंस या लड़ना खराब है। हम कल गाजा की बात कर रहे थे कि अरे रे बेचारे मर रहे हैं, लेकिन जो हमारे एंशिएंट थे वो ऐसे नहीं देखते थे। वो इस दृश्य के पीछे, जीवन मरण के पीछे जो एक प्रचंड ऊर्जा कार्य कर रही है इस संसार में, जो जीवन और मृत्यु दोनों को अपना यंत्र बनाती है, राष्ट्रों के बढ़ने और उसके विध्वंस को माध्यम बनाती है अपने आगे जाने के लिए। तो उसी कड़ी में एक श्री अरविंद की लॉन्गर पोयम इलियन। तो श्री अरविंद कहते हैं कि संसार में 4 मेजर इवेंट हुए हैं जिन्होंने हिस्ट्री का कोर्स बदला है, और उसमें एक है क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन, जिसके चलते यूरोप में एक मानवतावाद ने जन्म लिया। नेचुरली आपने अपने गुरु को सूली पर चढ़ा दिया, तो उसके बाद जो एक रिएक्शन आया सारे उनके अंदर। रोमन्स बड़े ही ऑलमोस्ट क्रूएल वार मशीन थे, उनके लिए और कुछ मैटर नहीं करता था। अगर उनकी कॉन्क्वेस्ट वगैरह हम देखें तो क्राइस्ट के सूली चढ़ने के बाद एक मानवतावाद की लहर आई। दूसरा वो कहते हैं सीज ऑफ ट्रॉय का ध्वस्त होना, जिसने हेलास को जन्म दिया। तीसरा कृष्णाज एग्जाइल इन वृंदावन, जिससे डिवोशनल रिलीजन जन्मा। जो वो वृंदावन जाते हैं उसके पहले केवल मेडिटेशन और वर्शिप था, ध्यान था, पूजा थी, लेकिन जो भक्ति का जो उन्होंने रिलीज किया वो अद्भुत है। चौथा कोलोकी ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, विच विल येट लिबरेट ह्यूमैनिटी। तो वो उसका एक्शन चल ही रहा है। और मैं तो इसमें एक 5वीं चीज जोड़ देता हूँ, श्रीमा श्री अरविंद का मिलन, जिससे एक नए युग का प्रारंभ हुआ। खैर, तो उसी कड़ी में इलियन श्री अरविंद की एक बहुत ही प्रिय पोयम थी, जिसको श्री अरविंद सावित्री के बाद सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट मानते थे। यहाँ तक कि वो 30s में 34 में भी वो उसको कह रहे कि मेरे पास पत्र लिखते लिखते समय नहीं बच रहा है कि मैं अपनी सबसे 2 इम्पॉर्टेंट काम सावित्री और इलियन को कंप्लीट करूं। इस तक उन्होंने कहा। और ये प्रारंभ तो उन्होंने वहीं कर दी थी कलकत्ते में, और जब ये मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट ले गई थी, और जब मिली तो इसके पेजेस मिसिंग हैं। फिर भी 100 पेजेस टाइप पेजेस हैं, 9 बुक्स हैं इसके अंदर। ये किस घटना का विवरण करती है और क्या हुआ था ट्रॉय में, उसमें श्री अरविंद माता जी की क्या भूमिका थी, थोड़ा सा संक्षेप में। पोयम बहुत बड़ी है, इसके हम लोग 2-4 पैसेज, हर एक लॉन्ग पोयम का ऐसे ही होगा, तो उसको ना ही ढूंढे, क्योंकि अब वो मैं रैंडमली पिकअप करूँगा, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। वो 100 पेजेस है, उसमें जाना बहुत असंभव होगा। तो ये ग्रीक्स जो थे छोटे छोटे ट्राइब्स में थे, और इनके बीच में एक था बहुत वैभवशाली
साम्राज्य जो ट्रॉय का था, और वैभवशाली हर सेंस में था, सशक्त भी था, और उसकी कल्चर हाई कल्चर थी। ऐसा नहीं कि वो बहुत हाई डेवलप्ड कल्चर थी उनकी। और उनका प्रिंस, उनका जो राजा है प्रायम, और बड़ी रोचक कहानी है, तो उनका पुत्र पेरिस घूमता घूमता एक आइलैंड है आर्गाई, वहाँ आर्गोस, वहाँ पे उस समुद्र को भी कहते हैं आर्गोस सी। तो वहाँ पे वो पहुँचा जहाँ का राजा था एगेमेम्नॉन, उसका भाई था मेनेलॉस। मेनेलॉस की पत्नी थी हेलेन। कहा जाता है कि अद्वितीय सुंदरी थी। ये कहानी भी, हेलेन की कहानी और पेरिस की कहानी अपने आप में अलग भी है, जो बड़ी अद्भुत है। और दोनों साथ रहते हैं, वो गेस्ट के रूप में रहता है, और हेलेन और पेरिस का प्रेम हो जाता है। अब प्रेम होता है वहाँ तक ठीक है। फिर एक दिन दोनों डिसाइड करते हैं कि पेरिस कहता है चलो तुम ट्रॉय चलते हैं, हम दोनों वहाँ शांति से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई अटैक नहीं कर सकता, ट्रॉय तो इनवल्नरेबल है। तो वो दोनों चले जाते हैं, समुद्र के रास्ते से चले आते हैं अपनी मर्जी से, ये कोई किडनैपिंग नहीं है, प्रेम है। फिर आते हैं ये एगेमेम्नॉन, और अब ये आ गई कि भाई हमको ये कैसे कर सकता है, ये हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो एगेमेम्नॉन, मेनेलॉस सब मिलके, लेकिन अकेले ये नहीं, कोई नहीं लड़ सकता है ट्रॉय से। तो वो धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं सारी ट्राइब्स को, तो ग्रीस यूनाइट होता है। बाय द वे, ग्रीस का नाम ग्रीस केवल नक्शे में है। आप किसी को वहाँ जाके बोलेंगे आर यू ए ग्रीक, तो ऑफेंड ले लेगा। वो अपने को हेलास ये मानता है अभी भी, क्योंकि उसका जो अपनी जो पूर्वज जहाँ से वो अपने उसको ट्रेस करते हैं वो हेलेन। तो उनका बड़ा हाई रिच एस्थेटिक कल्चर। तो वैसे हम लोग कहते हैं ग्रीक्स, बट दे डोंट लाइक इट इवन नाउ। आपस में वो ये नहीं कहते हैं ग्रीस है। तो वो चला जाता है और ये इकट्ठे होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। फिर भी वो जानते हैं कि हम नहीं लड़ पाएंगे इससे। तो वो बुलाते एक एचलीस, जो इनका सबसे दुर्दांत योद्धा है। फिल्म देखी होगी शायद ट्रॉय, कुछ लोगों ने। और वो ऐसा योद्धा है कि जिससे मतलब उस समय के सारे योद्धा डरते हैं कि ये मैदान में उतर गया तो किसी की खैर नहीं है। अगर कोई लोहा दे सकता है ट्रॉय को तो केवल एचलीस दे सकता है। और एक और है ओडिसियस, पर एचलीस का कोई मुकाबला नहीं है। पहले वो मना करता है, कहता है मुझे क्या, तुम लोगों की समस्या है मुझे। वो एक जैसे हमारे यहाँ गंगा है वैसे ही उनके यहाँ एक नदी है, उसका पुत्र है। इसकी कहानी थोड़ी सी हम लोगों ने बात कर ली। बाद में वो मान जाता है, सब स्वीकृति दे देते हैं और ये सेल करते हैं। अब एचलिस वहाँ जाके इसको एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जिससे प्रेम करता था उसको एगेमेम्नॉन राजा, वो कहता है नहीं नहीं ये तो मेरी है। एचलिस कहता है ठीक है तो तुम युद्ध लड़ो, मैं नहीं लड़ता। अब एचलिस जो युद्ध नहीं लड़ता है तो 9 साल तक वो युद्ध खींचता जाता है। तो ये तो बैठा है कि तुमको मैं सिखाऊंगा कि तुमने जो किया गलत किया। तो एचलिस नहीं युद्ध लड़ता है, 9 साल चलता रहता है। अब ये सबको पता है, राजा को कहते हैं तुम वापस कर दो, तो वो कहता है नहीं, और राजा भी अब उस पर ठन गया है। तो इस बीच एचलिस एक प्रपोजल रखता है ट्रॉय के साथ कि राजा प्रायम, तुम्हारी जो पुत्री है, मैं नाम भूल रहा हूँ, ब्रसियस या कुछ है, तुम्हारी जो पुत्री है तुम उससे मेरा विवाह कर दो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। ये सारे जो ग्रीक है ना ये भाग जाएंगे, जैसे ही मैं खड़ा होऊंगा तुम्हारे साथ, किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हारी ओर आंख उठा के देखे। लेकिन वो बेटी को स्वीकार नहीं है, वो बड़े हाई कल्चर्ड लोग हैं। तो वो कहता है ठीक है फिर तैयार रहो। एक्चुअली सब युद्ध में आ रहा है, फिर भी वो हेजिटेट करता है क्योंकि एक और ये घटना हुई है, दूसरी ओर राजा ने। तो जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें क्या होता है कि सब चाहते हैं कि ये युद्ध में आए, कैसे आए। तो एक दिन उसके भतीजे को बहुत गुस्सा आता है, मेरे चाचा क्या कर रहे हैं, सारा इनके कारण हो रहा है, अगर ये आ जाए तो ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये पूरा युद्ध। तो वो क्या करता है कि वो एक दिन ये सो रहे हैं एचलिस, तो उनका सारा आर्मर वार्मर सब लेकर के चला जाता है पहन के,
और वहां जब जाता है युद्ध में, सबको लगता है ये एचलिस आ गया है, क्योंकि वो रथी सब डुप्लीकेट, लेकिन वो 16-17 साल का लड़का है, अभिमन्यु की तरह, और लड़ता है बहुत बखूबी। लेकिन अंत में हेक्टर, जो प्राइम का बड़ा बेटा है, वो इसको मार डालता है और बड़ा खुश होता है कि मैंने एचलिस को हरा दिया। उसको भी आश्चर्य होता है, एचलिस को मैंने कैसे हरा दिया। पर उसका जब उतारते हैं तो देखते हैं कि ये तो 17 साल का बच्चा है, तो उसको बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। जब उसका भतीजा वापस आता है तब एचलिस युद्ध में कूदता है। ये एक घटनाक्रम है। थोड़ा सा ये पात्र कौन कौन है, श्री अरविंद को ये बहुत प्रिय था और ग्रीक उसके बारे में बहुत कुछ। पेरिस, हु वाज पेरिस? श्री अरविंदो हिमसेल्फ। And who was Helen? The mother. Who was Menelaus? जो अगेंस्ट में युद्ध लड़ रहा है, नौलेनीदा। आप सोचो, अपोनेंट्स हैं वहां। ये हम लोग ऐसे देखते हैं ना छोटे सीमाओं में। कहां हेक्टर कौन था? दिलीप कुमार रॉय। तो जब उसको पता चला ना कि मुझे एचलिस ने मार करके मेरे शव को 7 दिन तक घुमाया था, एचलिस ने, क्योंकि हेक्टर ने मारा था ना, तो उसको तो और कुछ नहीं, हेक्टर को मैं मारूंगा। तो वो जाके पहले पेरिस को ललकारता है, तुम आओ फोर्ट के बाहर, अगर यदि तुम रियली हीरो हो तो कम आउट। तो पेरिस आने वाला है, लेकिन हेक्टर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, युद्ध कौशल में भी हूँ, लेकिन थोड़ी देर में वो घुटने टेक, मतलब जस्ट नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद उसके शव को बांध करके वो घुमाता है, उसके बाद ले जाता है, कहता है मैं शव दूंगा ही नहीं। तो वहाँ भी सारा ही सब होता था, शव का दाह संस्कार। तो राजा स्वयं आता है, क्षमा मांगता है, कहता है मुझे शव तो दे दो मेरे बेटे का। तो वो ले जाते हैं। तो जब दिलीप कुमार रॉय को पता चला तो बड़ा नाराज होते थे कि ऐसा किया था मेरे साथ। ये एक असाइड में है। ये देखिए, इसमें एक अलग चीज है, इसको आप मॉरल तुला पे नहीं तोल सकते हैं। जब भीम से गांधारी पूछती कि तुमने 100 पुत्र मेरे मार दिए, देखिए गाजा का इंसिडेंस हो रहा है, एक तो छोड़ देते बुढ़ापे के लिए। भीम का उत्तर मालूम है? कहते माता, यदि आपका मैं आदर सम्मान करता हूं, लेकिन यदि आपके 200 पुत्र होते तो मैं उनको भी समाप्त कर देता। कैन यू इमेजिन? 200 होते तो मैं उनको भी समाप्त कर देता। क्यों? उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं, साथ दिया था, दैट्स एनफ। अब ये जो एस्पेक्ट था, हनुमान जी पूरी लंका को दहन करके आ रहे हैं। कोई पूछे, गाजा स्ट्रिप में मैं यही बोलता हूं, जब हमारे हिंदू भाई कहते हैं, मैंने कहा फिर तो तुम हनुमान जी को भी दोषी ठहरा दोगे। एवरेज जो लंका में रहता था उसने की, उसका क्या दोष था? उसने तो कुछ नहीं किया था, पूरी लंका जला दी। अब उसमें कई लोग मरे भी होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा। ये जो ग्रेटनेस है ना, और ये बड़ी अद्भुत कहानी है। खैर इसके विस्तार में जाऊंगा तो आई विल नॉट नो वेयर टू स्टॉप। मैंने पढ़ी है दोनों, होमर ने लिखी है, इलियड और ओडिसी, और बहुत ही सुंदर है। मैं तो बहुत पहले पढ़ी थी, पर बहुत छाप पड़ी। मैंने कहा ये तो महाभारत की टक्कर की है, और एक्चुअली अगर आप पढ़ें अद्भुत है। तो अब आई एम रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन, उसमें नहीं जाते हैं। ओके, तो श्री अरविंद इलियन में किस भाग को लेते हैं? वो भाग को लेते हैं जब एचलिस युद्ध में कूदता है। अब वो, लेकिन कहानी आधी अधूरी रह गई 100 पेज की। तो प्रारंभ होता है वहां से कि सुबह हो रही है। अब ये श्री अरविंद की इलियन में सुबह हो रही है, हो गई है, और उषा देवी का बड़ा सुंदर वर्णन है कि वो सारे ऊपर दृष्टि डाल रही हैं। साथ साथ उनका जो देवता है ज़्यूस, जो हमारे इंद्र की तरह है, वो देखता है इन सबको, कहता है आज तो इनका विध्वंस होना है। लेकिन साथ में कंट्रास्ट है कि सुबह सुबह, क्योंकि वो बड़ा ही डेवलप्ड समाज है, उनको किसी कोई डर नहीं है। वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टाटा बाय बाय गाने गा रहे हैं, उनको ये भान भी नहीं है कि आज क्या होने वाला है। इसमें नियति का वो खेल दिखाया है। तो सीयूस सबको देखता है, फिर अपने देवताओं को असेंबली में बुलाता है और सबको कहता है मैंने निर्णय ले लिया है, ट्रॉय का विध्वंस होना है। अब ट्रॉय के भी देवता थे, अपोलो,
अपोलो जैसे हमारे सूर्य हैं, क्रिएटिविटी है, उसके वो देवता हैं। लेकिन इनके भी देवता हैं। वहाँ अपोलो है, एफ्रोडाइट है, क्योंकि प्रेम की देवी, इन दोनों को मिलाया है। तो वो उनको बड़ा बुरा लगता है, कहते हैं आई कांट, ये निर्णय है, तो यू हैव टू विड्रॉ, अब तुम सपोर्ट नहीं कर सकते उनको, तो मान जाते हैं। वहीं इधर एथनी है, एथनी बड़ी हमारी जैसे दुर्गा है, उस तरह से एथनी है, वो ग्रीक का पर्टिकुलरली एक ओडिसियस है, उसके साथ रहती हैं, बहुत पावरफुल गॉडेस है, बिल्कुल हमारी दुर्गा की तरह, डिवाइन मदर का एक स्वरूप है। तो कहते हैं अब तुम लोगों का खेल है, खत्म करना है ट्रॉय को। अब देखिए निर्णय कहाँ हो रहा है, जो आपने कल बात कही ना कि अकल्ट वर्ल्ड में निर्णय वहां हो गया है। लास्ट में सारे देवता चले जाते हैं कि अब जो जो करना है, और अंत में सियुस अनान के, जो उनकी भाग्य की देवी है अल्टीमेट, उसका सिर उठाते हैं, उसका घूंघट उठाते हैं कि मतलब अब और कोई नहीं जानता कि क्या कैसे होने वाला है, सबको अपनी अपनी भूमिका बता दी गई है। उसके बाद प्रारंभ होता है युद्ध। तो श्री अरविंद प्रारंभ करते हैं जब एचलिस, एक बूढ़ा, उनका एक संदेशवाहक है, वृद्ध है, थर थर कांपता है, उसको भेजते हैं राजा के पास, मैसेज दे दो मेरा, अभी भी अवसर है, मानोगे तो एचलिस तुम्हारा दामाद बन के साथ खड़ा होगा, मजाले की आंख उठाए, नहीं मानोगे तो यही जो तुम्हारा दामाद बनने वाला है तुम्हारे विध्वंस का कारण बनेगा। अब इसको आप किसी मॉरल मापदंड पे समझने की चेष्टा कीजिए। एचलिस इज ए हीरो। तो वो जब जाता है तो श्री अरविंद 2 लाइन में उसका वर्णन, उसके पहले ये जो पोयम है इसको श्री अरविंद ने क्वांटिटेटिव हेक्सामीटर, अब मीटर तो हम सब जानते हैं ना, जैसे फुट, कितने फुट हैं, तो ज़्यादातर तो हमारे 4 फुट के होते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये 4 हो गए ना। अब इसमें अगर 2 और आ जाएं, उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ट्रॉकी, डक्टाइल, स्पॉन्डी, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो उसमें अगर 6 कर दीजिए तो वो बड़ी रिदमिक फ्लो होती है उसमें, और ये बहुत कठिन है। इंग्लिश पोयम में बहुत कठिन है, संस्कृत में ये हुई है, ग्रीक्स में हुई है। तो श्री अरविंद उन बिरले रेयर पोइट्स में से हैं जिन्होंने हेक्सामीटर में कम से कम 2 महाकाव्य भी लिखे हैं, और भी उन्होंने 1-2 छोटे काव्य लिखे हैं। उनमें से एक है इलियन, दूसरी है आहना। तो हेक्सामीटर, अब इस पर पूरा उन्होंने लिखा भी है हेक्सामीटर के ऊपर। तो इसके बस कुछ एक पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट टू। अब वो जा रहा है, उनका संदेशवाहक बूढ़ा रथ में जा रहा है, हाथ पांव भी, और क्या है उसके हाथ में, संदेश। तो नॉर्मली हम ये कहें ना, संदेश लेकर के गया। श्री अरविंद क्या लिख रहे हैं, ओल्ड एंड अलोन ही अराइव्ड, इनसिग्निफिकेंट, फीबलेस्ट ऑफ मॉर्टल्स। कौन? संदेशवाहक। कैसा है? ओल्ड एंड अलोन, वृद्ध है, अकेला है, फीबलेस्ट, जिसको देख के कहें ये तो फूंक मारो तो शायद गिर जाए। ओल्ड एंड अलोन ही अराइव्ड, इनसिग्निफिकेंट, feeblest of mortals, carrying fate in his helpless hands and the doom of an empire. अब देखिए, लेकिन क्या ये नहीं कह रहे हैं कि वो संदेश लेके जा रहा है, कह रहे हैं वो एक राष्ट्र का डूम और नियति को हाथ में लेके जा रहा है। अब ये देखिए कितनी सुंदर अद्भुत बात है, यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम, एक है हमारी बाहरी दृष्टि, क्यों? क्योंकि ये पता है कि अगर एचलिस नहीं लड़ेगा, इधर से लड़ेगा, तो उनकी हार निश्चित है। तो वो लेके हाथ में क्या जा रहा है? फेट, डूम ऑफ एन एम्पायर। यार बहुत सुंदर है। एनीवेज, इसका अब हम लोग एक, इसमें 9 बुक्स हैं। एक है जहाँ पे बुक ऑफ असेंबली है, और उसमें सबको बुलाते हैं राजा प्रायम, और सबसे उनकी राय मंशा पूछते हैं कि भाई तुम लोग बोलो कि क्या चाहिए तुम लोगों को।
युद्ध या युद्ध चाहिए या जो विनाश या शांति चाहिए, है ना। आमतौर पर लोग क्या कहेंगे, भाई शांति चाहिए। शांति का क्या तरीका है? हेलेन को लौटा दो, वो तो बैठे इसीलिए हैं। हेलेन को लौटा दो, शांति हो जाएगी। ये कोई युद्ध करने की कोई वो है? हेलेन की सौंदर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स इनटू द सी। तो सबको बुलाते हैं, सबकी ओपिनियन लेते हैं, सब अपना कहते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं। श्री अरविंद ने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, वैसे कहीं कहीं पर उसका वर्णन आता है, लेकिन मैंने उसमें नहीं पढ़ा था, जो ओरिजिनल इलियन पढ़ी। पर कहते हैं कि ये भी पेंथेसिलिया एक लेडी है, वो कहाँ से आई है? एशिया से, लड़ने के लिए। तो सब कहते हैं तुम क्यों आई हो? ट्रॉय में बहुत योद्धा हैं, तुमको क्या पड़ी है जो अपना एशिया से आ गई लड़ने के लिए? तुम्हारा क्या लेना देना? कहती कोई लेना देना नहीं, बस मेरी तो प्रॉब्लम, मैं एचलिस से युद्ध करना चाहती हूँ। अब देखिए देखिए इसको सेटलिटी, क्यों एचलिस से युद्ध करना चाहती हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, वो मेरा हीरो है, बहुत सुन रखा है मैंने उसके बारे में। तो फिर मैं आजमाना चाहती हूं कि सच में वो मेरे प्रेम के योग्य है कि नहीं। अब देखिए कभी आप इस ग्रेटनेस को देखिए, वो युद्ध लड़ने आई है कि भाई ये मेरे प्रेम के योग्य है कि नहीं, इसको मैं आइडलाइज करती हूं। और श्री अरविंद उसका जो लास्ट पार्ट जहां पे रुक जाती है, वो पेंथेसिलिया आगे बढ़ रही है और अनेकों योद्धा आते हैं उसके रास्ते में, सबको कहती है तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, बचोगे नहीं। और दिखाते भी हैं, एक दो हटा देती है, एलिमिनेट कर देती है। उसको केवल एचलिस से युद्ध करना है। आप सोचिए, वो कहती है युद्ध तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मुझे मौका मिल रहा है एचलिस से लड़ने का, केवल इसलिए। फिर पेरिस को बुलाते हैं। पेरिस को भी जब बुलाते हैं तो सब अपनी अपनी बात रखते हैं। तो पेरिस से भी कहते हैं भाई तुम कहो। पेरिस अरोज, अब पेरिस अब उठे बोलने के लिए। नॉट अपलॉडेड हिज राइजिंग बट ईच मैन टुवर्ड्स हिम eagerly turned as if feeling that all before which was spoken were but a prelude, and this was the note he has waited for always. अंत में भाई क्या पता ये बोले ले जाओ हेलन को, बात ही खत्म हो जाएगी। अब युद्ध करने को तत्पर है क्योंकि ये आन पर है, आन बान पर आ गई है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि ये अल्टीमेटली क्या कहता है, लेट अस हियर हिम। तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। Sweet was his voice like a harp's, when it chants of war, and its cadence softened with touches of music thoughts that were hard to be suffered, sweet like a string that is lightly struck, but it penetrate wholly. अब केवल उसकी वाणी बता रहे हैं, बहुत मृदु है, बहुत स्वीट है, लेकिन जब कहता है तो लगता है कि तीर जा रहे हैं, एकदम चीजों के केंद्र में जा रहे हैं। ऐसी थोड़ी हेलन का दिल आ गया, मतलब समथिंग समबडी। अब क्या कहता है वो? काम विद द ग्रेटनेस यू होल्ड फ्रॉम योर सायर्स बाय द राइट ऑफ योर नेचर, आई टू वुड हैव यू डिसाइड बिफोर हेवन इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्पिरिट्स, not to the past and its memories, moved like the thoughts of Antinous, Antenor. Antenor उनका एक सेनापति है, इस तरह का ही। Hating the vivid march of the present, nor toward the future, panting through dreams like my brother Laocoon, vexed by Apollo. Dead is the past, the void has possessed it, its drama is ended, finished its music, the future is dim and remote from our knowledge, silent it lies on the knees of the gods in their luminous stillness. But to our gaze,
God's light is a darkness. His plan is a chaos. Who shall foretell the event of a battle, the fall of a footstep? कहते हैं ये तुम लोग पास्ट में ऐसा था, ये था, ये क्यों डिस्कस कर रहे हो? चला गया। भविष्य में क्या होगा कौन कह सकता है? देवताओं ने निर्णय लिया है जो हम नहीं जानते। अब देखिए भूमिका बांध रहे, यहां आओ, आज के दिन इस तारीख को तुमको क्या निर्णय करना है। सो ओरिएंट करता है। कुछ पंक्तियां नीचे। Who shall impose on them, मतलब देवताओं के ऊपर, who shall impose on them bounds and an orbit? अच्छा, who can point out the way of the gods and the path of their travel? Who shall impose on them bounds and an orbit? The winds have their treading. They can be followed and seized. Not the gods when they move towards their purpose. They are not bound by our deeds and our thinkings. Sin exalted seizes secure on the thrones of the world for our glorious portion. कहते हैं देवता ये हमारे ह्यूमन थॉट की तरह नहीं काम करते हैं। एक बार तुम विंड्स को बांध सकते हो, लेकिन देवताओं के कृत्य क्यों वो डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे? ह्यूमन वर्च्यू वाइज इज नॉट देयर कंसर्न। इस पर एक सावित्री में पैसेज है, इफ यू रीड इट, मतलब वो सीक्रेट नॉलेज में आता है। सबसे ऊपर जो देवता हैं, फ्लेमिंग इंटेंसिटीज, उनकी बात होती है। दे रेकन नॉट अवर वर्च्यू और अवर सिन। दे हैव नो पोर्शन इन द गुड दैट डाइज, दे हैव नो पोर्शन इन द इविल डन। तो कैसे एक्ट करते हैं? वो केवल समर्पित हैं फ्रॉम द सुप्रीम, जो आदेश है वो उसको, ये ह्यूमन कैलकुलेशन नहीं है। उनको पता है कि इसमें विजडम है। तो ट्रॉय तो खत्म हो गया था। क्यों खत्म हुआ था? श्री अरविंद बताते हैं कारण। कहते हैं कि वो ट्रॉय को इसलिए धूल धूसरित होना पड़ा, बहुत डेवलप था, लेकिन भगवान ये चाहते थे कि सारा जो एरिया है, केवल एक स्थान इतना डेवलप नहीं हो, सब कुछ समान डेवलप हो। तो ग्रीक्स जो ट्राइब्स थी वो जुड़ी, यूनाइट हुई। किस लिए यूनाइट हुई? ट्रॉय के अगेंस्ट। फिर जब ट्रॉय गिरा तो ये सब ने मिल करके, हेलास ये जो बनाया इन्होंने मिल करके, कि अब हम एक प्रकार से एक नया सूर्य उगेगा। हाँ, उनको ग्रीक नहीं कहते थे, हाँ ट्राइब, उनको आर्गाइव्स, क्योंकि वो समुद्र था ना उसका नाम था। ये ट्राइब्स अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ हुआ था ना 10 राजने का युद्ध हुआ था, तो उसमें 10 राजाओं ने मिलके युद्ध किया था। और भारत भूमि से राजा भरत, वो वाले भरत नहीं, 2-3 भरत हैं हमारे यहाँ, तो जिन पर भारत का नाम कहते हैं पड़ा है। तो इन्होंने युद्ध किया, 10 को हराया। तो जब हार गए सब, अब ये यूनाइट हो गए। अश्वमेध यज्ञ का पर्पस यही था, इट वॉज ए वे ऑफ यूनाइटिंग। तो जब यूनाइट हो गए तो इन्होंने कहा अब हम, हमारा नियम क्या होगा, कैसे हम गवर्न करेंगे कुछ एक। तो उन्होंने राजा वशिष्ठ को बुलाया। तो राजा वशिष्ठ यज्ञ करते हैं और तब वो बताते हैं कि तुम लोग ऐसे करोगे कि अब सबका समान अधिकार होगा हर चीज़ में। ये सनातन धर्म के जन्म की कथा है कि ऐसा नहीं होगा कि जो जीत गया अब उसी के पास सारा सामान रहेगा। जो तुम्हारा गुड है वो सबके साथ तुम समान रूप से शेयर करोगे, और जो कठिनाई होगी सब समान रूप से साथ खड़े होंगे। तो इस सनातन धर्म की वो पुरानी वो प्रारंभ है। वैसे ही इनके साथ भी फिर बाद में संधि जो हुई है वहाँ से प्रारंभ हुआ कि भाई दे आर ऑल टुगेदर। डाउन टू द बॉटमलेस पिट द गुड मैन इज थ्रस्ट इन हिज वर्च्यू, लीव टू द गॉड्स देयर गॉडहेड एंड मॉर्टल टर्न टू दाई लेबर। कहते हैं ये तुम बुरा अच्छा वो क्या करेंगे, ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ो, तुमको क्या करना है। इसीलिए जो मुख्य चीज होती है धर्म सर्वोपरि। व्हाट इज दैट धर्म इन योर हार्ट। हम लोग कितने कैलकुलेशन करते रहे, ये करेंगे तो वहां उसको दुख हो जाएगा, ये करेंगे तो उसको, ये कंसिडरेशन नहीं होते हैं जो हायर कॉन्शियसनेस है। फिर तो बेचारे बुद्ध ने बहुत बुरा किया, चले गए छोड़ के अपनी वाइफ को, बच्चे को। मॉडर्न डेमोक्रेसी तो ऐसी करती है। क्यों किया उन्होंने, बेचारी वाइफ कितना रो रही। आप सोचो, नहीं जाते तो क्या होते।
एक अच्छे हस्बैंड होते, एक अच्छे राजा होते, पर संसार डिप्राइव्ड होता। वैसे ही हम लोग रामायण को भी जज करते हैं ना, राम जी के कृत्य को, हाय ऐसा क्यों किया। दैट्स नॉट हाउ द हायर कॉन्शियसनेस सीज थिंग। वो तो केवल फुलफिल करती है एक डीपर विजन को, और हर व्यक्ति को अपना रोल प्ले करना है जहां वो खड़ा है, ये उसका धर्म है। और ये धर्म का स्थान हृदय में होता है, वहां पर उसको देखना है। तो पेरिस उसी दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग उसको कह रहे हैं ना, देखो वैसे तुमने गलत किया। वो तो पेरिस कहते हैं गलत मैंने क्या किया, दोनों का प्रेम है हमारा, मैं तो किसी को भगा के नहीं ले आया, वी लव ईच अदर, अपनी मर्जी से आई है हेलेन, तो तुम मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो, हमने प्रेम के लिए। यहां तक कि राजा प्रायम बुलाते हैं, लास्ट में सबसे हो जाती बात, सबको भेज देते हैं, कहते हैं अब मुझे हेलेन से बात करनी है, राजा और रानी। तो हेलेन आती है, पता है क्या पूछते हैं राजा उससे। अब देखिए एक राष्ट्र का पूरा ध्वस्त हो सकता है। नॉर्मली कोई कहेगा अरे हेलेन को बोलना था तू चली जा, तेरे चलते सारा हो रहा है। लेकिन देखिए जब आइडियल से लोग जीते हैं तो वो क्या पूछते हैं, केवल एक बात, डू यू स्टिल लव माई सन, प्यार करती हो तुम मुझसे अभी भी। कहती है हाँ। तो प्राइम कहते हैं देन देयर विल बी वार, वार टू अपहोल्ड लव। मतलब ये कैसा ही वार टू अपहोल्ड लव, ये एक ग्रेटनेस है जिसको हम, वो ये नहीं कहते हैं जैसे आप महाभारत में, अरे द्रौपदी क्या तुमने ठान ली है, छोड़ो ना, भाई भाई का है, काहे को तुमने केश खोले हुए हैं, दुशासन का तुम खून वून क्यों लेना चाहती हो, अच्छा नहीं लगता है, भैया है हमारा, ये नहीं है। अब देखिए जरा वो सीन देखिए, दुशासन की भुजा उखाड़ी जय जगदीश हरे के, तो इमोर्टलाइज हो गया है सॉन्ग। और रक्त लेकर के वो जाते हैं और द्रौपदी को कहते हैं द्रौपदी मैं ले आया हूं। ये जो ग्रेटनेस का एस्पेक्ट था, कीचक वध के समय भी होता है, भीम सो रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, 2 स्टोरीज हैं, वी कैन जस्ट टच अपॉन इट। तो वो तो सो रहे हैं किचन में रसोईया हैं विराट नगर में। तो द्रौपदी जाके जो उनको उलाहना देती है, आजकल लोग कहते हैं ना अरे आप वाइफ हस्बैंड के प्रति इतना जोर से बोल रही है, आप सुनेंगे ना, पढ़ेंगे द्रौपदी क्या कहती है, तो आपको लगेगा नहीं हमारी वाइफ तो बहुत अच्छी हैं। कहती कैसे हो तुम, सो पा रहे हो, हाउ कैन यू स्लीप, नींद कैसे आ रही है तुम्हें, तुम्हें पता है द्रौपदी के साथ क्या हुआ है, यू क्लेम कि तुम प्यार करते हो मुझसे, ये प्यार है तुम्हारा। वो बेचारे हिल के क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि कीचक को केवल भीम मार, मतलब 6 लोग थे उसमें एक भीम थे, अदरवाइज नोबडी एल्स कुड हैव किल्ड हिम। भीम थे, भीष्म थे, कर्ण था, कृष्ण थे, बलराम थे और एक और, ओनली दे कुड, शायद जयद्रथ, नॉट जयद्रथ, जरासंध, यही लोग थे जो उसको मार सकते थे। तभी तो वो कैलकुलेट करते हैं कि इसको मारा किसने, कृष्ण ने मारा नहीं, बलराम ने मारा नहीं, कर्ण और ये तो हमारे पास है, और जरासंध तो मर गया, तो मारा तो पक्का भीम ने मारा है। ये दैट्स हाउ दे कैलकुलेट। तो स्टोरी एक ऐसी है कि द्रौपदी का एक विजन है, ये व्हाई आई एम सेइंग कि ये ग्रेटनेस को हम भूल गए, सब समाप्त हो गया है। तो वो हम डर से भरे हैं, हर चीज का डर लगता है। वही शिक्षक कहते हैं ना अर्जुन को, तू कौन सी चीज है जिससे डर नहीं रहा है इस समय। तो भीम पेड़ पर सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं कि एक असेंबली है, वहाँ सब लोग आते हैं, 2 थ्रोन खाली हैं, तो वहाँ फिर एक में कृष्ण आते हैं, सारे लोग इनके पांडव के योद्धा सब आए हुए हैं। फिर अंत में द्रौपदी आती हैं, और जब द्रौपदी आती हैं तो देखती हैं चारों तरफ, अचानक कहती हैं भीम कहाँ है, और भीम घबरा के गिर पड़ते हैं। काली का अवतार थी वो, उनका पर्पस था टू डिस्ट्रॉय, वैसे ही हेलेन का पर्पस था, वी सी दैट। वो तो इसको आई थी एक नई चीज को स्थापित करने, लेकिन भगवान कैसे स्थापित करते हैं, ये हम लोग जिस बुद्धि से सोचते हैं ना कि आपस में मिल बांट के बात कर लेते तो अब देखिए, टेक व्हाट दाउ कैंस्ट फ्रॉम द आर दैट इज दाइन एंड बी फियरलेस इन स्पिरिट। देखिए ये घड़ी तुमको दी गई है,
इस समय तुम डर, भय, संकोच, लग रहा है श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, fearless in spirit. This is the greatness of man and the joy of his stay in the sunlight. ये नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, ये ग्रेटनेस है मनुष्य की। इस क्षण जो सर्वोच्च है, जो उत्तम है, उस पर वो एक्ट करता है। Now, whether over the waste of Poseidon, the ships of the Argives, empty and sad shall return, और sacred Ilion perish. कहता है दोनों चीजें हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहता हूं क्या होगा। आर्गाइव सी पर पोसेडोन इनके समुद्र के रुद्रदेव हैं। कहता है कौन जाने, खाली होके इनके जहाज जाएंगे दुखी हृदय से, या इलियन, ये जो ट्रॉय का वो राज्य है वो ध्वस्त होगा। कहता है मैं आई कांट से दैट, ये कैलकुलेशन मेरे दिमाग में नहीं है। Priam be slain and forever seize this imperial nation. These things the gods are strong to conceal from the hopings of mortals. कहता है ये तो देवताओं का निर्णय है, हम क्यों इस पर अपने दिमाग को लगा रहे हैं। ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या नहीं होगा। Neither Antenor knows नॉर लकुन, उसका भाई और सेनापति और भाई, कहता है इनको भी नहीं पता है, ये तो बड़े उससे कह रहे हैं कि ऐसा होगा। आपको पता है? नहीं पता है, देवताओं को पता है, डेस्टिनी को पता है। ओनली ऑफ वन थिंग मैन कैन बी श्योर, एक चीज है जिसके प्रति हम निश्चित हैं। ओनली ऑफ वन थिंग मैन कैन बी श्योर, द विल इन हिज हार्ट एंड स्ट्रेंथ इन हिज पर्पस। अब देखिए आगे ना धर्म का एक अलग डिस्क्रिप्शन। एक ही चीज है जो आपको दी गई है, आपके हृदय में भगवान का संकल्प क्या है। आप पेरिस की कहानी और हेलन की अगर बाहर से पढ़ें तो समझ आएगा। अरे क्या था, वो गया छोरा वहां जा करके भगा के ले आया। दिस हाउ ह्यूमन कॉन्शियसनेस विल थिंक। बट लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्ड्स, कि एक ही चीज है जो मनुष्य निश्चित रूप से जान सकता है, जानना चाहे तो, उसके हृदय में भगवान की का संकल्प क्या कह रहा है और उसकी स्ट्रेंथ का पर्पस क्या है। दिस टू इज फेट एंड दिस टू द गॉड्स, नॉट द मीनेस्ट इन हेवन। पैरिस कीप्स व्हाट इज सीज्ड फ्रॉम टाइम एंड फेट वाइल अनकॉन्कर्ड। कहता है मैं नहीं लौटा रहा हूं, जो मुझे काल की गति ने और डेस्टिनी ने दिया है और प्रेम है, जब तक मैं जीवित हूं, ये कह रहा है, हो सकता है मैं मर जाऊं, पर जब तक मैं जीवित हूं आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न। अब ये देखिए, ये भी एक अद्भुत इसके अंदर, लुक एट द ग्रेटनेस इन दिस होल थिंग। लाइफ स्पीड्स वार्म थ्रू हिज वेन्स एंड हिज हार्ट इज assured of the sunlight. After it is cold, none heeds, none hinders, not for the dead man, earth and her wars and her cares, her joys and her gracious concessions. कहते हैं जब चला जाऊंगा, आज मुझे यह युद्ध लड़ना है और मैंने तो अपना निर्णय सुना दिया। मैं हेलन को वापस नहीं कर रहा हूं, वो जाना नहीं चाहती है। तो अब आगे मेरे हृदय में ये भाव है, तुम क्या करोगे नहीं करोगे ये तुम्हारी समस्या है। बहुत क्लियर है, सब अपना अपना मत रख रहे हैं, इसने भी अपना मत रख दिया। खैर, इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बुक ऑफ पार्टिंग्स। पार्टिंग्स क्या है कि वो सब जाते हैं, फिर निर्णय हो गया युद्ध का, सारे सेनापति जाते हैं अपने अपने महल में और अपनी अपनी पत्नियों को सबको कहते हैं हम जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। पर देखिए सेंटिमेंटैलिटी नहीं है, हम लोग दिखा देते हैं सेंटिमेंटैलिटी। महाभारत में भी वो अभिमन्यु, हे प्रियतमे न जाने क्या होगा, दैट्स नॉट हाउ वॉरियर्स एक्ट। ये वॉरियर को नहीं जानते हैं वो, हे प्रियतमे कल होगा कि नहीं, ये एक सेंटिमेंटल आदमी सोचता है। योद्धा कभी ऐसे नहीं सोचता है, वो तो कहता है ये युद्ध मेरे हाथ में आया है, आई एम सो हैप्पी। ये क्षत्रिय होता है,
ये दिल मांगे मोर। वो वाइफ को ऐसे चिट्ठी नहीं लिखेगा, आई एम सॉरी, अब क्या करूं, क्या पता कल तुम मैं तुम्हारे पास ना रहूं। दिस ऑल नॉनसेंस। ये उन्होंने एक बीच में डाल करके, कोई भी क्षत्रिय वॉरियर ट्राइब ऐसे नहीं सोचती है। अगर वो सोचती है तो वो युद्ध के लिए अनफिट है, क्योंकि वहां पर जाके युद्ध कैसे लड़ेगी। तो यहां पर पार्टिंग्स हैं, सब मिलने जा रहे हैं, अपना अपना बात कर रहे हैं। अब पेरिस और हेलन मिलते हैं, क्योंकि असली तो यही है कि यही दोनों केंद्र में हैं। तो वार्तालाप होता है, बहुत सुंदर है। इसमें फिर हेलन कहती है, क्या कहती है, ऐसा लग रहा है द्रौपदी कह रही हैं भीम को और अर्जुन को कि एक भी योद्धा छोड़ के मत आना। ऐसे कह रही हैं। ये ग्रेटनेस हम भूल गए हैं। इसीलिए भारत वो बस भज गोविंदम, मुड़मते, ये संसार तो छलना है, माया है, इस कारण हमारा पतन हुआ है। वो देखिए वो क्या है अवस्था। हेलन कह रही है, साइलेंट अ मोमेंट she lingered like one who is lured by a music rapturous, heard by himself alone and his lover in heaven. दोनों मिल रहे हैं युद्ध के लिए, जैसे पता नहीं वो जिंदा आएगा कि नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में एक म्यूजिक अकेले। Then in her beauty compelling, she rose up divine among women. श्री अरविंद क्या लिख रहे हैं उसको, डिवाइन अमंग वुमेन। काली का वो है। अब बाहर से आप जज कीजिए, बाहर से आप जज करेंगे तो आप वर्चू वाइज ले आइए, तो आप कहेंगे डिवाइन कहाँ से, वो तो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई। दिस द ह्यूमन माइंड। लेकिन लुक एट दैट ग्रेटनेस एंड ग्रैंड्योर, उसके प्रेम की वो देखिए, दोनों के प्रेम की। ये प्रेम है तो अंतिम समय तक प्रेम के लिए युद्ध होगा। राष्ट्र ध्वस्त हो सकता है, जब मैं मर गया तो बात खत्म है। ये जो एक एक्सट्रीम है, श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि अवर एंशिएंट्स लव्ड एक्सट्रीम कैरेक्टर्स। राम जी को देख, कोई दशरथ जी के कहने पर ये नहीं कि अच्छा पिताजी आपने कह दिया विश फुलफिल करूंगा, ये कभी नहीं है। ही गोज, क्योंकि रघुकुल की ये रीत है, पिता ने वचन दिया था, ओके आई विल फुलफिल इट। इट वाज नॉट बिकॉज डैडी कह रहे हैं तो डैडी की बात माननी है, बिल्कुल नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो उनकी हाइट्स हैं सारे। देखिए क्या हाइट्स हैं। जब लक्ष्मण जाते हैं, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, भय बिन होत न प्रीति, मैं पूरे समुद्र को सूखा डालूंगा। अगस्त ऋषि, पी जाता हूं मैं समुद्र को। ये होते थे हमारे ऋषि। कहाँ हम लोग एक थोड़े कमजोर से, मतलब बस सुबह उठो बेटा, प्रातः उठ के मम्मी पापा के पांव छुओ, अच्छी बातें सीखना, अच्छी बातें करना। वेयर इज दैट इंडिया? कई बार लगता है कि वेयर हैव वी लॉस्ट दैट ग्रेटनेस। तो अब हेलन कह रही हैं, लेट अस हियर कि डिवाइन अमंग वुमेन क्या कह रही है। Yes, it is good, she cried, what the gods do and actions of mortals. Good is the play of the world, it is good the joy and the torture. ये देखिए, वो ये नहीं कह रही है कि पेरिस दुख हो रहा है मुझे, मेरे चलते तुमको इतना सफ़र करना पड़ रहा है, मेरे चलते बेचारे मेरे सास ससुर का क्या हाल है, मेरे चलते इतनों की मृत्यु हो रही है। ये मार्टिरडम जो होता है ना, मुझे भेज दो तुम, ये मॉडर्न मानसिकता होगी ना, भेज दो तुम, चली जाओगी, बुरा आदमी नहीं है मैंने लॉस। ये मॉडर्न वीकनेस है ना, इसको हम एग्जॉल्ट करते हैं एज ए वर्चू। ये क्रिश्चियन आइडिया है वर्चू का।
इंडियन आइडिया नहीं है। तो ये देखिए क्या क्या कह रही हैं वो, अच्छा है जो मनुष्य निर्णय लेते हैं मॉडल्स, और जो देवता निर्णय लेते हैं, सब अच्छा है। जॉय भी है इस प्ले में, टॉर्चर भी है। ये होती थी उनकी फितरत। प्रेज्ड बी द आर ऑफ द गॉड्स व्हेन आई वेडेड ब्राइट मेनेलॉस। वो भी अच्छा था कि मैंने मेनेलॉस से शादी की थी। अब ये नहीं कह रही हैं अच्छा तो आदमी था चली जाऊं मैं, ये नहीं कह रही हैं। सुनिए, कह रही वो भी एक अच्छा समय था जब मैंने उससे विवाह किया। ब्राइट, praised be the hour of the gods when I wedded bright Menelaus. Praised, more praised the keels that severed the seas towards Helen, churning the senseless waves that knew not the bliss of their burden. कील जो जहाज का अग्रभाग होता है ना, कहती मेनेलॉस से जो विवाह हुआ अच्छा था, उससे भी अच्छा था जब इस समुद्र को चीरते हुए तुम्हारा जहाज आया। और देखिए क्या लिख रहे हैं, उस जहाज जो चीर रहा था वेव्स को, उसको पता नहीं है कि किस आनंद की घड़ी मेरे लिए आ रही थी। बर्डन ऑफ ब्लिस, ये होती है स्ट्रेंथ। जहां जीवन मृत्यु लगता है खेल है, हम लोग बहुत ज्यादा जीवन मृत्यु। सो दिस इज हाउ प्रेज टू द एंड द आवर व्हेन आई पास्ड थ्रू द डोर्स ऑफ माय हस्बैंड। वो घड़ी भी बहुत अच्छी थी जब मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के बाहर आई। देखिए, churning the senseless waves that knew not the bliss of the burden. Praise to the end the hour when I passed through the doors of my husband, laughing with joy in my heart for the arms that bore and enchained me. अद्भुत घड़ी थी वो भी जब मैं अपने प्रेमी के साथ आई। पेरिस को ही कह रही हैं, नेवर कैन डेथ अनडू व्हाट लाइफ हैज डन फॉर अस। पेरिस, मृत्यु क्या है? जो जीवन ने हमको दिया उसको मृत्यु थोड़ी कुछ कर सकती है। नॉर वॉट आर बिटाइड कैन द आवर बी अनलिव्ड ऑफ अ रैप्चर। वो जो जॉय हमने अनुभव किया है उसको तो कोई नहीं हटा सकता है। दिस टू इज गुड, अब देखिए, दिस टू इज गुड दैट नेशंस शुड मीट इन द शॉक ऑफ द बैटल। ये नहीं कह रही है कि अरे बहुत बुरा हुआ मेरे कारण तेरे कारण। ये भी अच्छा है कि सारे राष्ट्र समूह इकट्ठे हो गए हैं युद्ध करने के लिए, उसी के कारण हुए। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रही है। यही तो देवी है ना, डिवाइन अमंग विमेन। हीरोज बी स्लेन एंड ए थीम बी मेड फॉर द सॉन्ग्स ऑफ द पोइट्स। ये हीरोज ऑफर हो रहे हैं। ये है श्री कृष्ण का विश्व रूप जो हेलन देख रही हैं। हीरोज बी स्लेन, और पोइट्स इस पर एपिक लिखेंगे। हमारी कहानी एक एपिक बनेगी। Songs that shall thrill with the name of Helen, the beauty of Paris. Well is this also that empires should fall for the eyes of a woman. अब आप बोलिए, इसको कहां आप इसके आगे जा सकते हो? लोग ऐसे द्रौपदी हंसती थी इसलिए भीम वो ये दुर्योधन ने युद्ध कर दिया। पहले तो हंसी थी, ये कोई इतना बड़ा गुनाह है? पहली बात तो हंसी नहीं थी, उस हॉल में वो थी ही नहीं टू स्टार्ट विद। और अगर हंसती थी तो तुम युद्ध करोगे। और द्रौपदी ऐसी नहीं थी जो कहती अरे मैं हंस दी मेरे कारण। वो तो अट्टहास करके हंसती। वो कोई ये नहीं देख रही, वो तो अंधा था दुर्योधन। शी वॉज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमेन। कहा नहीं, लेकिन वो कह सकती थी कि अंधे का पुत्र अंधा, मूर्ख का पुत्र मूर्ख। They were like that। और अगर आप देखते हैं, इसीलिए कृष्ण के भी कृत्य को लोग समझ नहीं सके उनके समय। आप देखिए भूरी श्रवा शिशुपाल कैसे उनको कहते हैं कि इनको भगवान मानते हो। बाद में कृतवर्मा और ये सारे अश्वत्थामा, ये कैसे भगवान है? सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा दिया। तो ये हम लोग इस
एस्पेक्ट को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सीमित चेतना में जीते हैं। ये पाप का सैंक्शन नहीं है, ये पुण्य का भी सैंक्शन नहीं है, ये वो हृदय के अंदर जो अंतर्यामी हैं उनका सैंक्शन, दैट्स व्हाट मैटर्स। वेल दैट फॉर हेलेन हेक्टर एंडेड। अब वो देख रही है सारा भविष्य। हेक्टर कौन है? इसका भाई है जो मरने वाला है, अभी मरा नहीं है, युद्ध नहीं शुरू हुआ है। तो कह रही हैं वेल दैट फॉर हेलेन हेक्टर एंडेड, मेमनॉन was slaughtered, strong Sarpedon fell, and Troilus seized in his boyhood. Troy for Helen burning, her glory, her empire, her riches. This is the sign of the gods and the type of things that are mortal. अभी भी लोग श्री कृष्ण के विश्व रूप को समझ नहीं पाते हैं। अर्जुन जैसा योद्धा कहता है सर आप हो कौन? क्या कहते हैं? काल हूं मैं। क्या करने आए हो? लोक क्षय, विनाश करने आया हूं सबका। अब देखिए ये कंसेप्शन डिवाइन का, काली जो विनाश लीला कर रही, ये कंसेप्शन केवल भारतवर्ष में। श्री अरविंद द गीता में बताते हैं कि दिस टू इज गॉड। ये क्रिश्चियनिटी में नहीं है। क्रिश्चियनिटी चीजों को डिवाइड करती है गुड और बैड में। दिस टू इज गॉड। यदि मृत्यु है या युद्ध है, क्योंकि वो लाइफ और डेथ के परे होता है वो विजन, कि आज गिर जाएगा ट्रॉय, कोई बात नहीं, लेकिन इसके परे जो देवताओं ने सोचा हुआ है वो देख रहे हैं। Thou who art kin to the masters of heaven, unconstrained like thy kindred, high on this ancient stage of the Troad, with gods for spectators. क्योंकि ये भी देवपुत्र हैं। पेरिस के बारे में कहा जाता था, एक तो उनकी रिवर गॉडेस थी, और इनको कहा जाता था कि सीओस की ब्लेसिंग है। हालांकि ही डाइज इन द बैटल, ही डजंट डाई, ही गोज अवे। एचलिस डाइज, पेरिस ही एचलिस को मारते हैं उसके उनकी हील में एरो डाल करके, पर पेरिस एस्केप्स। प्ले टिल द एंड दाई पार्ट, ओ दाउ वंडरस एंड ब्यूटिफुल एक्टर, फाइट एंड स्ले द ग्रीक्स, माई कंट्रीमैन, विक्टर रिटर्निंग। किसको कह रहे हैं? मेरे देश के लोग, उनका तुम अपना पार्ट प्ले करो। कौन? ग्रीक्स को मार के लौटना यहां। आई वॉन्ट टू सी यू विक्टोरियस। कौन है वो लोग? उसके अपने कंट्री के लोग हैं जहां से वो आई है। इसको एक्सीड करना कठिन है, इस विजन को प्ले। अब श्री कृष्ण अपने ही, तभी कल कुछ यादव की बात हो रही थी ना, तो मैं तो यही बोलता हूं, जब आप कृष्ण के नहीं हुए, आप बोल रहे हो मैं यदुकुल का हूं, आप तो कृष्ण के नहीं हुए। और श्री कृष्ण ने आपको तो डिस्ट्रॉय करने के दो माध्यम बनाए। एक तो सेना को डाल दिया था उस तरफ, पता था उनको कि ये सारे बदमाश हैं, एरोगेंट हैं। फिर बाद में जो बचे आपस में लड़के मर गए, उसमें भी कौन? श्री कृष्ण का अपना बेटा, ही वॉज द इंस्ट्रूमेंट, सांब सैब्य का बेटा। ये हम लोग जब देखते ना उस पैनोरामा में, भूल गए हम चित्रों को ऐसे देखना। हम केवल ये अरे यंग एज में चला गया, ये चला गया, ये तो सीमित दृष्टि है। प्ले टिल द एंड दाई पार्ट, ओ द वंडरस एंड ब्यूटिफुल एक्टर, फाइट एंड स्ले द ग्रीक्स, माई कंट्रीमैन, विक्टर रिटर्निंग, टेक फॉर रिवार्ड ऑफ द प्ले दाई डिलाइट ऑफ आर्गाइव हेलन। ट्रॉफी तुम्हारी मैं हूं। मतलब रुक नहीं रही है वो। विक्टर जब आओगे तब तुम, मैं, आई विल बी योर ट्रॉफी। फोर्स फ्रॉम माई bosom ए हिंट ऑफ द जॉय, डिनाइड टू द डेथ क्लेम। जो देवताओं को भी दुर्लभ है सुख, वह मैं तुम्हें दूंगी, बट कम बैक एज ए विक्टर। रॉब इन द किस ऑफ माई लिप्स ए पैंग फ्रॉम द रैप्चर्स ऑफ हेवन। और फिर विदा करती हैं फाइनली,
clasping him wholly, her arms of desire were a girdle of madness, sisters divine of the dread Aphrodite. He, with her kisses, flushed like the gods with unearthly wine and rejoiced in his ruin. जानता है? अच्छा, अब लोग बोले योग में, हाँ योग एक अलग, ये स्पेशलाइज चीज है, उसमें एक अलग लेवल पर आप युद्ध लड़ते हो, लेकिन आप जीवन को ये अगर मानसिकता दे दोगे तो अशक्त हो जाएगा. योगी केवल शमन दमन नहीं कर रहा है, वो तो एक अलग लेवल का युद्ध लड़ रहा है जिसमें हर चीज को अपने अंदर ट्रैम्पल करके आगे बढ़ जाता है. लेकिन जो बाहर के युद्ध से डरपोक है वो कैसे योग का युद्ध लड़ेगा? यही तो माँ बताती हैं कि इफ यू कैनॉट फाइट दीज लिटिल बैटल्स आउटसाइड, हाउ आर यू गोइंग टू फाइट द मच ग्रेटर बैटल्स ऑफ योगा. अंत का एक छोटा सा पीस पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा, इसमें बंद कर दिया मैंने. बहुत सुंदर है ये, मस्ट रीड. मैंने तो दो हैं जो मेरे से छूटी नहीं जब शुरू किया पढ़. एक थी महाभारत. एज ए चाइल्ड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग आई कुडंट लीव इट, खत्म करके ही चैन लिया. और दूसरी ये पोयम है. ये लड़ाई से डरते हैं, गांधी जी के चेले हैं. युद्ध से आप लड़ेंगे, आप ये सब प्रोपेगेंडा वो जानबूझ के, क्योंकि महाभारत में हमारा श्री अरविंद ने कहा है कि जिसने महाभारत नहीं पढ़ी है वो ये नहीं कह सकता कि वो भारतीय है. भारतीय हैं ये क्लेम करने के लिए आपने महाभारत पढ़ी है. अब महाभारत में है ना ये ग्रेटनेस, यही तो ग्रेटनेस है. अगर आप पढ़ें तो आपको फ्री कर देती है, लिबरेट कर देती है सारी छोटी छोटी चीजों से जिसके अंदर हम उलझे रहते हैं. ये लास्ट पेज है. इसको मैं केवल इसलिए पढ़ रहा हूं कि देखिए ये श्री अरविंद युद्ध को वर्णन कर रहे हैं. कहीं आप देखिए युद्ध का ऐसा वर्णन. अब मैंने आई हैव रेड दी महाभारत, आई एम श्योर कईयों ने पढ़ी होगी. तो आप देखिए उस वर्णन को और इस वर्णन को, और ये इतना जीवंत लगेगा कि कोई भी इसका वीडियोग्राफी या फिल्म नहीं बनाई जा सकती है. इतना जीवंत है. जस्ट पोइटिक ब्यूटी देखिए. ये एक दूसरे से बात हो रही है. एचएमएस एक योद्धा है, वो कह रहा है, शार्प आर दाई ग्रीटिंग्स chieftain Aeon, message for message. Achimas, son of Aeetes, one of the mighty in Hellas, thus returns. Let Ares judge twixt the Greek and the Eastern. कह रहा है कि तुमने जो ग्रीटिंग की है ना मुझे तीर चुभा के, अच्छी लगी. अब तुम मेरी भी ग्रीटिंग्स लो और देवता निर्णय करेंगे कौन बेटर है. यही मरने वाले हैं, वो गेम चल रहा है इनका. फास्ट स्पेड द स्पीयर बट वेलरस हेल्ड फोर्थ हिज शील्ड एंड रिबटेड, शाउटिंग द डेडली पॉइंट दैट कुड पियर्स नॉट हिज आयरन रिफ्यूजल. एचमस, shrill thy vaunt has reached me, but unfelt is thy spear point. Weak are the men's arms, it seems, in Hellas. A boy there is, कहता है तुमने फेंका तो अच्छा, तुम्हारे भाले की जो नोक है टच नहीं कर पाई. लगता है तुम्हारे बाजुओं में शक्ति नहीं है इतनी. ये हो रहा है आपस में, ऐसे मैच चल रही है. Aims with reeds, not spears, at pastoral cheeses, not iron. जज नाउ माई स्ट्रेंथ. कहता है लगता है कि तुमने वो जो चीज होते हैं ना पनीर, इस पर वो सरकंटे मार मार के प्रैक्टिस की है. नॉट आयरन, ये लोहे के तीर हैं. तुम बच्चे हो. देखिए क्या इसमें एक जॉय है वीर रस का. 2 spears from him ran at the hearts of his foemen.
Crouching, Threaton heard the keen death over him whistle. Ascaris, hurt in the shoulder, cried out and paused from his war lust. Achimus hurled now again, and hurled with him stalwart Threaton. Strong Threaton missed, but Achimus pointed at the helmet, bit and fastened as fastens a hound on the ear of the wild boar. अब देखिए वो भाला गया नहीं, पियर्स नहीं करता है, लेकिन उसके क्राउन में लग जाता है और वहाँ लग के वो उलझ करके गिर रहा है. ये डिस्क्राइब कर रहा है कैसे जैसे एक हाउंड, एक शिकारी कुत्ता वुल्फ को कान को पकड़ ले, ऐसा. ये लुक एट द डिस्क्रिप्शन. Wroth with the cry and the hunt that goads the pack and his hunters, valorous frowning tugged at the heavy steel. Yet his right hand smote at Achimus. Him he missed, but valiant. Threaton लग रहा है देख रहे हैं अपने आंखों से कि उसने हटाया, दूसरे हाथ से पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन उसको नहीं पकड़ा, किसी और को पकड़ लिया. इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन कौन लिखता है? Sat back, him he missed, but valiant Threaton sat back, dead in his seat, and the chariot, wild with its coursers, snorting and galloping, bore his corpse over the plains to the Hellenes. But while yet valorous strove with the shaft, obscured and encumbered, Ascanius sprang down, swift from his car, and armed with his sword point. अब ऐसे ये चलता रहता है युद्ध. बहुत ही मतलब सैडली बाकी सब मिसिंग है इसमें. आप पढ़ेंगे ना पूरा, इसमें डिस्क्रिप्शन है वार का. और ही हैज डेफिनेटली सरपास्ड होमर विदाउट ए डाउट. होमर ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया है वार का, खासकर जब वो एचलिस का युद्ध दिखाता है. बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है. लेकिन शेरविंद उसको सरपास कर जाते हैं डिटेल में, छोटी छोटी चीजें. ये होता है भोले भाले शेरविंद. तभी तो उन्होंने क्या कहा, जिससे हम लोग रुकते हैं, देन वी कैन टेक क्वेश्चंस. I do not want weak and emotional children. बात बात में रोने लगे, कंप्लेंट करने लगे, हाय दैया क्या हो गया मेरे साथ, भगवान तूने क्या किया, ओए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले. ऐसे नहीं चाहिए बच्चे. वो कहते हैं आई हैव कॉल्ड द सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू द लीला ऑफ कृष्णा एंड काली. शेरविंद के वर्ड्स हैं. और फिर वो बताते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल एंड द हैप्पीएस्ट बॉय. स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय नहीं कह रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल एंड द हैप्पीएस्ट बॉय. दिस इज द साइन ऑफ द, जब ईडन जिससे ड्राइव किए थे वो रिकवर होगा, धरती पर स्वर्ग कब आएगा? जब स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल एंड द हैप्पीएस्ट बॉय इनका साथ होगा. कृष्ण और काली, हैप्पीएस्ट बॉय, स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल. तो ये थी हमारी सभ्यता एक समय. और भवानी भारती में जगह जगह शेरविंद इसको अवेकन कर रहे हैं. हम कहाँ से इतने वीक, सेंटिमेंटल ये सब बन गए. इमोशन अलग होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन वीकनेस को हम एक्सेप्ट करने लगे एज ए वे ऑफ लाइफ. तो वी शुड बी स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर देन डेथ, माइटियर देन डेथ. किसी चीज का जिसको भय ना हो, निर्भय, वो ब्रह्म के लिए तैयार होता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए. ओके, कोई क्वेश्चंस हैं तो 10 मिनट हैं हमारे पास. ट्रांसलेशन नहीं है. हाँ, अपना दिया है उन्होंने. हाँ 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 हाँ. नहीं, कुछ एक चीज़ें हैं बुक से मिलती जुलती, लेकिन ये उनका अपना है, ये ट्रांसलेशन नहीं है. ये वार है एग्जैक्ट. हाँ हाँ, ऐसे ही है करीब. हाँ ऐसे ही है, 1500 BC 2000 BC, करीब करीब 4000 वर्ष पूर्व. Somebody can check it actually.
उनको। पर ये इसकी डेटिंग्स बहुत मुश्किल है क्यों। हाँ हाँ वही 1500 BC। लेकिन डेटिंग्स बड़ी मुश्किल है क्योंकि मुझे याद है बहुत पहले मैंने पढ़ा था, मैंने लॉस का कप मिला था। अब वो डेटिंग तो ऐसे होती है ना कि वो कितने गहराई में कहाँ पर, तो बहुत मुश्किल है डेटिंग्स कहना। पर लगभग आज से 3500-4000 वर्ष पूर्व। बहुत अद्भुत है इनकी स्टोरी। ये इन सब के बीच में जैनिज्म जो संन्यास वाला है, ये कैसे डेवलप हो गया? ये डेवलप भारतवर्ष में हुआ क्योंकि भारतवर्ष में पहले बुद्धिज्म का जो ओरिजिनल था वो रिएक्शन था अगेंस्ट कर्मकांड। बुद्धिज्म को बहुत गलत समझा है लोगों ने, वो एक रिएक्शन में अरोज हुआ। और इसीलिए मैं इस अधिक कर्म कांड की भी मेरी अपनी मान्यता है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। करना है जिनको करने दो, बट जो रियल योग है वो अंदर है। तो लगभग एक ही कालखंड में है, 500 साल का अंतर है जैन और मतलब महावीर और वर्धमान महावीर और बुद्ध में। तो ये स्टार्ट तो हुआ था एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, पर बुद्ध के कई चीज़ें वो वर्ड यूज़ करते हैं, आर्य आर्य शब्द हैं उनके, बुद्ध ने एड्रेस किया है। जो महावीर, वर्धमान महावीर भी अरिहंत की बात करते हैं, वो भी आर्य रूट से आता है। तो ओरिजिनली वो एक कई तरीके हैं पथ भगवान की ओर जाने के, दे फॉलोड दिस एंड दे आर बोथ ग्रेट इन देयर ओन राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अलग प्रकार की ग्रेटनेस है। लेकिन ये जो बुद्धिस्ट और जैन्स आ गए, सॉरी टू से, वो एक अलग चीज़ हो। जब आप उसको रिलीजन बना देते हो, और माँ ने ये बार बार कहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही देख लिया था कि उनकी टीचिंग्स का रिलीजन बना दिया है लोगों ने। अब आप जाए बोध गया होंगे, मैं आई हैव बीन, और बड़ा दुख होता है। वहाँ पे एक जगह है जहाँ थैंकफुली उन्होंने प्रिजर्व किया है, जहाँ बुद्ध चलते थे। वहाँ सारे मोटे पेट वाले लोग बैठे हैं, हम वहाँ कर रहे हैं। बुद्ध ने ये सब किया था क्या? आग है बुद्ध, डिजायर के ऊपर ऐसे जा रहे हैं ट्रैम्पल करते हुए कि कुछ भी नहीं है, पांव के नीचे रख के। उनके स्लॉट्स बनाए, यहां बैठ करके आप सब सोकल ध्यान करोगे, वो माला लेके। ये थोड़ी है बुद्ध। स्वयं बुद्ध बेचारे घबरा जाएंगे देख करके। सब जगह यही है। हमारे हिंदू धर्म भी कुछ कम नहीं है, इसी तक ये रिड्यूस हो गया है। थोड़ी घंटी बजा दी, माला फेर ली है, भाई हम हिंदू हैं। वही जो बात हो रही थी ना, कहाँ के हिंदू, सॉरी बटाई से, कहाँ के हिंदू हो? एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, मृत्यु से डरते हो? हाँ भाई, ये तो मृत्यु, तो हिंदू कहाँ से हो गए? हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो हमको मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। ये श्री अरविंद की वाणी है। आप गीता किसी ने पढ़ी है, उसके बाद अगर उसको मृत्यु का भय है, दैट मीन्स यू हैव नॉट रेड द गीता। कहां भय रहता उसके बाद? केवल इवन इफ यू रीड चैप्टर 2, तो दैट ग्रेटनेस वी हैव लॉस्ट। फिर ये सब सर, अब जैनिज्म में भी देखिए, अब मैं पार्टली, अब ये मेरी अपनी वो है, डोंट अब देखिए जैन, एक और आपने सब त्याग दिया अपना, वर्धमान में मतलब इतनी लगन लगी कि वो कपड़ा है नहीं है, भोजन है कि नहीं, इट्स समथिंग फैंटास्टिक देखा जाए तो। पर अब बहुत रिच, जैन टेम्पल्स आर सम ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स। मतलब आप पैसे भी कमा रहे हैं तो अच्छे लोग हैं अगेन। पर रिड्यूस क्या चीज़ को हो गई कि हम शाम को 7 बजे के पहले शकरकंदी खा लेते हैं, नहीं वो नहीं खाते हैं, कुछ और खा लेते हैं। दैट्स नॉट व्हाट जैनिज्म इज। परफेक्शन की बात है जैनिज्म में, बाय द वे, इनर परफेक्शन, कि देयर इज ए इनर परफेक्ट स्टेट विच इज समथिंग ब्यूटिफुल। तो उनका जब रिलीजियस स्वरूप आता है, भारतवर्ष में यही, माता जी यही कहती हैं, श्री अरविंद का रिलीजन मत बना देना। रिलीजन क्या, एक तो कर्मकांड शुरू हो गया। जो रियल चीज है वो तो योग है ना, रिलीजन की जो आत्मा है वो योग है। योग को अगर नहीं पकड़ेंगे, चले गए हर साल पौंडीचेरी चले गए 2 बार, माथा टेक आए, सेंटर चले आए, तो क्या हुआ? व्हाट्स द बिग डील? अंदर में आग अगर नहीं है
माता जी तो यही कहती ना, व्हाई डू यू वांट द योगा? फॉर पावर, फॉर हेल्पिंग अदर्स? यू आर नॉट येट रेडी टू एंटर द पाथ. योग की एक और क्वालिफिकेशन आपको एक बताता हूं, क्या हम लोग इसमें जज करते हैं ना ये सब. एक माँ कहती हैं, एक महिला थी यहाँ पे जो सब लोग उनको बहुत गुणी मानते थे, बहुत कि गुण संपन्न हैं. फिर क्या हुआ कि उनकी किसी पुरुष से मित्रता हो गई, तो सब लोग उनसे दूर रहने लगे कि ये तो बर्बाद हो गई. फिर माँ कहती हैं कि बाहर ये चीज़ होती है तो मुझे समझ आता है संकीर्ण लोग हैं, यहाँ जब ऐसी चीज़ लोग सोचते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है. फिर कहती है ऊपर से वो एक बेवकूफ़ी तो कर ही रहे हैं, उसके ऊपर से दूसरी बेवकूफ़ी कहते हैं, जब वो कहते हैं मदर डज नॉट लाइक दिस और मदर लाइक्स दिस, कोट करते हैं व्हाट डू दे नो. अंत में बहुत हार्ड हिटिंग सेंटेंस कहती हैं. माँ कहती हैं इफ यू आर स्टिल लिविंग अकॉर्डिंग टू दीज सोशल नोशंस, यू आर नॉट रेडी एंड फिट इवन टू एंटर द पाथ ऑफ योगा. और इसको शेरविन सिंथेसिस में समझाते हैं कि 4 स्टेजेस हैं इवोल्यूशन की. सोशल के बाद आपका इंडिविजुअलिस्टिक स्टेज आता है ना, जहाँ आप चुनाव करते हो. अगर आप चुनाव भी नहीं करना जानते हो अपने जीवन के बारे में, सही गलत तो एक अलग बात है, वो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से देख रहा है, पर चुनाव तो करे ना. तो आगे की चीज़ जहाँ समर्पण, ये तो बहुत दूर की बात है. मास कॉन्शियसनेस में जो जी रहा है उसका समर्पण क्या, उसका समर्पण नहीं किया, उसने तो समर्पित किया हुआ अपने आप को सामाजिक जीवन को. ये रोली तुम्हारे क्वेश्चन का भी ये हुआ है. अधिकांश लोग मास कॉन्शियसनेस में जीते हैं. अचानक एक दिन कोई घटना हो जाती तो सारे लोग अरे ऐसा क्यों हुआ. इफ यू लुक इन टू देयर लाइफ, इट मे साउंड बिट हार्ड, नहीं होनी चाहिए, दैट आई एग्री. किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. लेकिन एक एवरेज आदमी, लड़का लड़की क्या जीवन जी रहे हैं. अब फिल्मों में आया था ना, पिक्चर को जाएं, डिस्को को जाएं, कुछ हो जाती चीजें. ये कीड़े मकोड़े जैसी जीवन, आप पशु जैसी जीवन जी रहे हो. जब आई एग्री, पर वो चेतना वही चेतना में आया है. बच्चा बच्चा ही नहीं है, बच्चे की सोल है. और यहां मैं अभी कलकत्ता वाले इंसिडेंट्स की बात कर रहा था. बच्चा बच्चा एग्री, पर वो कॉन्शियसनेस जिसमें आप जी रहे हो वो तो ये नहीं देखती है. आपकी जैसी चेतना होगी वो आकर्षित करेगी ऐसी चीजों को. अब वो कॉन्शियसनेस तो निरंतरता में है ना, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होती है. वो शॉक लगता है, फिर यू टेक ए लीप. एक एवरेज व्यक्ति, आप पौंडीचेरी आते हैं लोग, वो क्या करें, सेल्फीज ले रहे हैं सब जगह जाके, उनको यही है. तो फिर कोई घटना होती है, बहुत सारी घटना नहीं होती हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है. तो आप तो देखो जंगल की रूल अप्लाई कर रहे हैं ना आप पर. आप जंगली जानवर जैसे जब जीवन जी रहे हो, देन द लॉ ऑफ द जंगल अप्लाइज ऑन यू. और पेरेंट्स भी बच्चों के अंदर ये चीज डेवलप नहीं करते, ये भी है. वो भी अनकॉन्शियस लाइफ लीड कर रहे हैं, बच्चे भी उसी अनकॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं. ये नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है. लेकिन चीज़ों के तह में जाना चाहिए कि ये क्यों हैं चीज़ें, इनका डीपर कारण क्या है. नहीं तो हम केवल बाहर बाहर से उसको संविधान का संशोधन जो होना चाहिए बाय द वे, या लीगल उससे करेंगे. इसी को देख लो, इतनी करेज नहीं है किसी में कहने के लिए इस पार्टी या दैट पार्टी कि संविधान क्यों नहीं संशोधित हो सकता है. आप कह रहे हो कि ये भगवत गीता है क्या आप इसकी, या कुरान है कि हम इसकी एक आयत नहीं बदल सकते. ये ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है. ह्यूमन माइंड की क्रिएशन इवॉल्व, टाइम चेंज होता है चीजें. इसके लिए साहस चाहिए. वोट लूज होंगे कोई बात नहीं है, से द ट्रूथ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. नहीं, बात ये नहीं है. बोल्ड करेज, करेज होनी चाहिए. अब देखो ये इसका योग आ गया है. बाय द वे, टेल मी वन थिंग, कि लोगों को योगी जी क्यों पसंद है. अब मैं एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं. प्रिसाइजली बिकॉज ही डजंट मेक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स. ट्रंप क्यों वापस आया इलेक्शन में? प्रिसाइजली बिकॉज ही डजंट मेक पॉलिटिकली करेक्ट. ये युग ऐसा आ रहा है जब हम किसी में सच को बोलने का साहस है तो लोग, एवरेज आदमी उसको अप्रिशिएट कर रहा है.
नहीं तो लोग आपको हटा देंगे। ये आपको लग रहा है कि लोग आपसे बड़े खुश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आप सच बोलेंगे तो लोग, क्योंकि ये सत्य का युग है, पीपल विल अप्रिशिएट दैट। यही तो उनकी खूबी है, वो खुलेआम बोल रहे हैं जो आपके दिल में है, कह दिया उन्होंने। आप कहते रहो उनको कि आपने सही बोला, गलत बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला। तो ये युग जो स्टार्ट हो रहा है वो उस तरह का युग है। वो सब ठीक है, ही इज रीजनेबल, बट स्टिल मच बेटर देन द मोस्ट रीजनेबल पीपल। हाँ, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी डेफिनेशन तो धर्म है। जो गलत है वो गलत है। ही डिड दैट। हिंदू माफियाओं को भी मारा और मुस्लिम माफियाओं को भी मारा। धर्म यही तो बताता है ना कि आप ये नहीं कि भाई इसको छोड़ दो या उसको पकड़ लो, ऐसे नहीं होता है। दैट्स हाउ यू नीड अ लीडरशिप। और ये संसार थ्रो करेगा ऐसे लीडर्स, इट विल। करेज एंड लव, दीज टू क्वालिटीज। और भारतवर्ष की ये बहुत बड़ी, ये पोस्ट गांधी, एक तो स्टार्ट हुआ पोस्ट बुद्धिज्म जान, लेकिन अगेन दैट्स नॉट बुद्ध एंड महावीर। ही इज रियली महावीर विदाउट ए डाउट। पर जो बाकी फॉलोअर्स हैं, जिंदगी आप मजे में गुजारे हो, हवाई जहाज, ये बस खाना पीना आपने थोड़ा कंट्रोल कर लिया, मतलब ये तो धोखा देने वाली बात हुई ना। सेम विद बुद्धिस्ट, वो बेचारे फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कंपैशन लाने की, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, बट ये तो नहीं है ना। और खुलेआम वी शुड टॉक अबाउट इट। तो करेज इज सो इंपॉर्टेंट। साहस का अभाव भारत को बहुत ले डूबा है। अभी तो करेज नेशन वाइड ही नहीं है पूरा। जाग रही है। अभी तो यही बोलने की हिम्मत नहीं करते, बोलते हैं एक प्रमुख जाति के लोगों ने ऐसा किया है। हाँ बताइए। नाम ही बोलने की हिम्मत। हाँ बिल्कुल। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा, कोई ये बोल नहीं सकता है कि फरारी जलाने से हो रहा है। तो इसीलिए तो ये चीजें हो रही हैं जो क्रैशिंग, माने क्या कहा था, द फ्यूचर ऑफ द अर्थ depends upon a change of consciousness, and the change is bound to come, but it is left to men to decide whether they will consent for the change or the change is thrust upon them by the power of crashing circumstances. So ये crashing circumstances तो होंगे और होंगे। इवन मोदी जी ने कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। वो एक अलग चीज। यहाँ पे आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, अब उनको वोट कौन दे रहा है? फ्री वाले लोग। ऐसे लोग हैं जो आप बिक जाते हो, आपको एक लैपटॉप दे दिया तो आप बिक जाओगे। तो व्हाट डू यू डिजर्व? हाँ, ये खत्म हो रहा है। इसको माँ ने बताया है, श्री अरविंद ने भी प्रेडिक्ट किया है, ये खत्म हो रहा है सब जगह डेमोक्रेसी। इसलिए इसके फॉल्ट लाइन बहुत दिखाई देने लगे हैं कि डेमोक्रेसी है ही नहीं कुछ, सब मैनिपुलेटेड है। ये तो लग रहा है माँ ने भी कहा है, लेकिन ये भी समझ आ रहा है कि वो फिर आएगा क्या? जो आएगा वो एक इवोल्यूशन के साथ, उसके बीच में एक एनार्किक स्टेट आएगी जहां आपको लगेगा कि डेमोक्रेसी है लेकिन है नहीं। फिर एनार्की के द्वार से गुजर के इवोल्यूशन होगा जब मानव चेतना का, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, तब ये नई चीज आएगी। हाँ, करेज आए, ट्रुथफुलनेस आए, ऑनेस्ट डीलिंग आए नेशंस के बीच में। माँ ने इसको कहा इंटरनेशनल डीलिंग्स में हिपोक्रेसी है। जयशंकर जी ने यही बात तो बोली कि आप हिपोक्रेट हो। तो ये तो अच्छे साइन है भारत के लिए कि हाँ, है ना, कि फॉरेन मिनिस्टर जाके ओपनली कह रहा है यूरोप के फोरम में कि आप तो झूठे हो, आपके अपने लिए एक मापदंड है, दूसरे के लिए हम नहीं मानते आपकी बात। ये जरूरी है। अब तक नहीं आया। एग्रीड। हाँ, इतना करेजियस। ओके, सो विल स्टॉप। मे बी आने के बाद, चूंकि हम लोग वीर रस के मोड में हैं, तो बाजी प्रभु, हाँ वही बोल रहा था मैं, बाजी प्रभु प्यार, यही कह रहा था। इतना वीर रस और थोड़ा हो जाए, मेरी खांसी वांसी भी लगता है ठीक हो गई, ज्यादा वीर रस हो गया, पूरी एनर्जाइज हो गई।
हीरोइज्म, हीरोइक स्टोरीज, खुद का एग्जाम्पल, और उनको ये पढ़ाना चाहिए, ये जो एग्जैक्टली मैं तो यही बता रहा हूं कि आप जब तक स्कूल में रामायण और महाभारत नहीं इंट्रोड्यूस करते, और कैसे इंट्रोड्यूस करो, इसमें रिलीजन का कुछ नहीं है, ये हमारी भूमि की विरासत है, हम पढ़ेंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है, स्टिल यू टीच। आपको कौन मना कर सकता है 5वीं 6वीं 7वीं क्लास तक के बच्चों को रामायण महाभारत का एक सीरीज, दे मस्ट नो। एनसीईआरटी को हमारा गोली, हाँ हाँ, पर अगर वो नहीं भी हैं, आपको 7वीं क्लास तक, इवन 8वीं क्लास तक, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। थोड़ा बहुत पढ़ानी चाहिए, वहां से आती है। करेज की स्टोरीज पढ़ानी चाहिए, चिल्ड्रन डोंट नो। कितनी सारी कहानियां हमारे यहाँ करेज की है।